कहानी शुरू होती है एक मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी से। फिर हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट मिराई को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होता है। वो बहुत ही उदास होता है। वो लाइफ में बस खुश रहना चाहता था पर उसे कभी खुशी मिल नहीं पाई। यही सब सोचते सोचते वो बिल्डिंग से कूद जाता है। तभी एक एंजल आकर उसे बचा लेती है। वो एंजल अपना नाम नास बताती है और वो यहाँ मिराई की मदद करने आई होती है। पर मिराई लाइफ से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसमें जीने की कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि बचपन में ही उसके पेरेंट्स और उसका छोटा भाई कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता था। वो लोग मिराई से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, उसे नौकर की तरह ट्रीट करते थे। ये सब मिराई बचपन से ही सहता हुआ आ रहा था और अंदर से अंदर पूरी तरह टूट चुका था। फिर नास उसे 2 जादुई शक्तियाँ ऑफर करती है और उसमें से एक चुनने को कहती है। पहला होता है रेड एरोज, जिनसे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता था, और दूसरे होते हैं विंग्स, जिनसे वो बुलेट से भी फास्ट उड़ सकता था। पर मिराई नास से दोनों शक्तियाँ मांगता है और नास मान भी जाती है और मिराई के गले और हाथ पर रिंग्स बांधती है। ये रिंग्स नॉर्मल इंसानों को दिखाई नहीं देते थे, बस जिन लोगों को दूसरे एंजल से आशीर्वाद मिला था वो रिंग्स देख सकते थे। इसके बाद नास मिराई को उड़ने की ट्रेनिंग देती है। इस एक्सपीरियंस को मिराई बहुत ही एंजॉय करता है, उसे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर नास उसे एरोज यूज करना सिखाती है। इन एरोज से जिसको भी शूट किया जाता है वो इंसान शूट करने वाले से इतना प्यार करने लगता है कि वो शूट करने वाले का हर ऑर्डर फॉलो करने लगेगा और इसे मिराई किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था। पर ये सब उसको बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि ये बात मॉरली गलत थी। पर नास उसे समझाती कि शैतान तो इंसान के मन में होता है। जैसे तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारने की साजिश की थी और वो एक एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। ये सब सुन के मिराई को बहुत दुख पहुंचता है। तब नास उसकी अपनी आंट पे एरो यूज करने की एडवाइस देती है और मिराई ऐसा ही करता है। वो अपनी आंट को रेड एरो से शूट करता है। तब वो मिराई को सारी सच्चाई बताती है कि उसके पेरेंट्स को उन्होंने ही पैसों के लिए मारा था। तभी वहाँ उसके अंकल भी आते हैं। ये सब सुन के मिराई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके आंट को खुद को मारने का ऑर्डर देता है और एरो के इफेक्ट से वो खुद को मार भी लेती है। मिराई वहीं बैठ के अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है। फिर हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिराई ने खुद को एक होटल में बंद कर लिया होता है। उस दिन के बाद उसने अपनी शक्तियाँ किसी पर यूज भी नहीं की होती। नास उसे बोलती है कि वो अपनी शक्तियाँ पैसे पाने के लिए भी यूज कर सकता है। फिर मिराई को ये ठीक नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे सिंपल लाइफ चाहिए होती है, उसे किसी और को तकलीफ देना पसंद नहीं होता। तब नास उसे एक स्पेशल चीज दिखाती है, व्हाइट एरो। ये जादुई एरो किसी को भी बिना दर्द और खून खराबे किए मार सकता था। नास मिराई को एक राज भी बताती है कि मिराई को और 12 लोगों को भगवान के सिंहासन का वारिस चुना गया है और इन सभी लोगों में से जो आखिर तक बचेगा उसे भगवान की सारी शक्तियाँ दे दी जाएंगी। असल में इस दुनिया के भगवान कमजोर हो रहे होते हैं, तो उन्होंने 13 एंजल्स को बुला के आदेश दिया होता है कि वो 13 इंसानों को चुने और उन्हें गाइड करके उनके बीच कंपटीशन करवाए। इन सब चुने गए इंसानों का नाम गॉड कैंडिडेट्स होता है। ये सब सुनकर मिराई नर्वस हो जाता है और गॉड कैंडिडेट बनने से इनकार कर देता है। नास उसे बताती है कि अगर वो गॉड कैंडिडेट बनेगा तो उसे अनलिमिटेड एरोज और बाकी शक्तियां भी मिल जाएंगी। ये सुनकर मिराई गॉड कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे उन शक्तियों की जरूरत थी ताकि वो अपने अंकल को पुलिस के हवाले कर सके। फिर मिराई टीवी ऑन करता है तो वहाँ एक आदमी का इंटरव्यू चल रहा होता है और वहाँ एक दूसरी एंजल भी होती है। तो मिराई समझ जाता है कि वो आदमी भी गॉड कैंडिडेट है और उसने सारे इंटरव्यूअर्स पे रेड एरो यूज कर रखा होता है। तो मिराई नास से इन एरोज से बचने का तरीका पूछता है। तब नास बताती है कि मिराई के जो विंग्स हैं उनसे वो एरोज से ज्यादा स्पीड से उड़ सकता है और इन रेड एरोज का इफेक्ट 33 दिन तक होता है। इसके बाद विक्टिम नॉर्मल हो जाता है और एक इंसान पे एरो बस एक बार ही यूज कर सकते हैं। अगले दिन स्कूल से आते हुए मिराई न्यूज पे देखता है कि कल जो आदमी इंटरव्यूज दे रहा था उसकी डेथ हो गई है। मिराई ये देखकर शॉक्ड होता है और उसे समझ आ जाता है कि ये मर्डर है। तो थोड़ा मूड सही करने के लिए वो दोनों शॉपिंग जाने का प्लान करते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें भीड़ दिखाई देती है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ बैंक रॉबरी हो रही होती है। पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ एक सुपर हीरो सूट पहनता हुआ आदमी उड़ते हुए आता है। वो भी एक गॉड कैंडिडेट ही होता है। वो अपना नाम मेट्रो पुलिसमैन बताता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को रेड एरो से शूट करता है और उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर वो एक रॉबर को रेड एरो से शूट करता है और सरेंडर करने का ऑर्डर देता है। तभी एक दूसरा रॉबर मेट्रोपोलिमैन भी शूट करता है पर वो अपने विंग्स की मदद से बच जाता है और व्हाइट एरो से उस रॉबर को मार देता है। फिर मीडिया इंटरव्यू में मेट्रोपोलिमैन बताता है कि उसके 2 मिशन है, पहला दुनिया में शांति लाना, दूसरी बाकी गॉड कैंडिडेट्स को उसके साइड करना या फिर उन्हें खत्म कर देना। ये सब सुनकर मिराई डर जाता है और नास से वो रिंग्स निकाल के उसकी शक्तियाँ वापस लेने की रिक्वेस्ट करता है। पर नास इस बात से मना कर देती है और मिराई को बताती है कि ये रिंग्स निकालने से वो मर जाएगा और एंजल्स का रैंकिंग सिस्टम है। इसके हिसाब से जिन कैंडिडेट्स के पास पहले से लेवल के एंजल्स होते हैं उन्हें रेड, व्हाइट एरोज और विंग्स में ये तीनों शक्तियाँ साथ में मिलेंगी।
मिडिल रैंक वालों को रेड एरोज और विंग्स मिलेंगे और लास्ट रैंक वालों को बस रेड एरोज या विंग्स होते हैं और ये रैंकिंग चेंज हो सकती है। अगले दिन मिराई का स्कूल जाने का मन नहीं होता, पर किसी तरह वो तैयार होता है। स्कूल के ग्राउंड पर उसे एक एंजल उड़ते हुए दिखी। उसने लंबी सांस ली और बाकी स्टूडेंट्स के साथ जाने लगा ताकि वो एंजल उसे देख ना ले, पर वो पकड़ा जाता है और वो एंजल मिराई को बताता है कि एक और गॉड कैंडिडेट है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। मिराई जब पलट के देखता है तो वो वहाँ उसकी ही क्लासमेट साकी, जो उसकी क्रश होती है, वो खड़ी थी। इससे पहले कि मिराई कुछ बोल पाता, साकी उस पर रेड एरो चला देती है। इससे मिराई साकी के कंट्रोल में आ जाता है और वो साकी को अपने दिल की बात भी कह देता है। फिर साकी उसे अपने घर पे जाकर उसका वेट करने का ऑर्डर देती है। मिराई वैसा भी करता है। स्कूल के बाद साकी घर आती है, तब वो मिराई के एंजल को अपने एंजल से मिलवाती है। असल में मिराई का एंजल साकी के एंजल से ज्यादा रैंक का होता है। तभी साकी को नोटिफिकेशन आता है कि मेट्रोपोलिटन फिर से टीवी पर इंटरव्यू दे रहा होता है। साकी का एंजल रिवल मिराई को साकी के प्रोटेक्शन के लिए मेट्रोपोलिटन पे अटैक करने का कहता है। तब नास ये सब रुकवाती है और सुझाव देती है कि साकी और मिराई के साथ में मेट्रोपोलिटन से लड़ सकते थे। फिर हमें मेट्रोपोलिटन दिखाया जाता है। वो एक क्रिमिनल को पकड़ के पुलिसमैन को सौंप देता है। वो घर जाकर बहुत गुस्सा होता है कि कोई भी गॉड कैंडिडेट अब तक उसे चुनौती देने नहीं आया। उसकी एंजल उसे बताती है कि बाकी कैंडिडेट्स उसे डरते हैं और वो बाकी कैंडिडेट्स को ढूंढने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मिराई के ऊपर का रेड एरो का असर खत्म हो जाता है और वो फाइनली आजाद होता है। फिर भी वो साकी के साथ रहने का डिसाइड करता है ताकि वो मिलकर मेट्रोपोलिटन को हरा सके। उसके बाद मेट्रोपोलिटन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करता है कि बाकी 11 कैंडिडेट्स उसे मिलने स्टेडियम आए और जिन कैंडिडेट को आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी वो नॉर्मल लोगों में मिक्स होकर आए। 2 दिन बाद सब स्टेडियम पहुंच जाते हैं। मिराई और साकी कॉमन लोगों के साथ ही बैठते हैं। वहाँ उन्हें कुछ एंजल्स उड़ते हुए भी दिखते हैं। साकी मिराई को उन्हें ना देखने की सलाह देती है। तभी वहाँ ग्राउंड के बीच में मेट्रोपोलिटन आता है और क्राउड से 2 कैंडिडेट्स अपने रूम में आते हैं। एक ने ब्लू और दूसरे ने येलो आर्मर पहना होता है। ब्लू मेट्रोपोलिटन पे रेड एरो से अटैक करता है, पर वो मेट्रोपोलिटन नहीं होता। तब ब्लू मीच लेके असली मेट्रोपोलिटन को सामने आने का चैलेंज करता है। अचानक से स्टेडियम की स्क्रीन पे मेट्रोपोलिटन आता है और बोलता है कि ग्राउंड पे नकली मेट्रोपोलिटन है। तभी वहाँ एक यंग लड़की उड़ते हुए आती है। वो भी एक गॉड कैंडिडेट होती है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही कहीं से मेट्रोपोलिटन आके उसे रेड एरो से शूट करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें मेट्रोपोलिटन फिर से स्क्रीन पे दिखता है और उसके साथ वो लड़की भी रहती है। वो बहुत गुस्सा होता है और सबको वहाँ से निकल जाने की धमकी देता है, पर ब्लू और येलो इतनी आसानी से नहीं जाना चाहते थे, तो वो ऑडियंस में अनाउंस करते हैं कि कोई और गॉड कैंडिडेट भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ 2 और कैंडिडेट पिंक और ग्रीन उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो ब्लू उन दोनों को रेड एरो से शूट कर देता है ताकि वो लोग इन्हें धोखा ना दे सके। वो चारों ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक ग्राउंड में से उसी नकली मेट्रोपोलिटन के पास आते हैं, पर अचानक से वो नकली मेट्रोपोलिटन एरोज से शूट करने लगता है। फिर व्हाइट एरो ब्लू को जाके लगता है और वो मर जाता है। येलो को रेड एरो लगता है और वो मेट्रोपोलिटन के कंट्रोल में आ जाता है। असल में जब ब्लू और येलो ग्रीन से बातें कर रहे होते हैं, तभी मौका देकर असली मेट्रोपोलिटन ग्राउंड पे आ जाता है और किसी को पता नहीं लगता। मिराई और साकी ये सब देख रहे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए। ग्रीन और पिंक भी मेट्रोपोलिटन के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर मेट्रोपोलिटन येलो को ऑर्डर करता है कि वो अपने हाथ को उस यंग कैंडिडेट के साथ बांध ले और कोने में खड़े हो जाए। येलो ऐसा ही करता है। इसके बाद मेट्रोपोलिटन व्हाइट एरो से येलो को मार देता है और अपना दूसरा एरो उस यंग कैंडिडेट की तरफ करता है। उस कैंडिडेट की एंजल उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर आखिर मेट्रोपोलिटन उसे मार ही देता है। फिर वहाँ एंजल नास आती है और मेट्रोपोलिटन से कहती है कि उसके कैंडिडेट को गॉड बनने का कोई शौक नहीं, और अगर मेट्रोपोलिटन ने नास के कैंडिडेट को मारने की कोशिश की तो नास से बुरा कोई नहीं होगा। जाने से पहले नास मिराई और साकी को स्टेडियम से निकलने का सिग्नल देके जाती है। किसी तरह बचते बचाते मिराई और साकी घर पहुंचते हैं, पर मिराई अभी भी इस चीज को लेकर परेशान होता है कि साकी भी बोलती है कि वो मेट्रोपोलिटन को कभी माफ नहीं करेगी। कितनी बेरहमी से उसने उस छोटी बच्ची को मार दिया। फाइनली वो दोनों मेट्रोपोलिटन से लड़ने का फैसला करते हैं। साकी आइडिया देती है कि वो बचे हुए कैंडिडेट के साथ टीम बना सकते हैं। अचानक वहाँ एक आदमी बालकनी में आता है और खुद को गॉड कैंडिडेट बताता है, पर उन्हें इस पर भरोसा नहीं हो रहा होता। तो वो आदमी मिराई को उस पर रेड एरो शूट करने को बोलता है। इससे पहले मिराई शूट करता नास उसे रोक लेती है और उस आदमी को अंदर ले जाती है। वो आदमी बताता है कि कुछ दिनों पहले वो एक बीमारी से मरने वाला था। तभी एक एंजल आई और उसे गॉड कैंडिडेट बना दिया। उसका नाम मुकाटो होता है। उसका गोल भी मेट्रोपोलिटन को गॉड बनने से रोकना होता है। उसने अपने रेड एरो से 14 डिटेक्टिव और साइकोलॉजिस्ट को कंट्रोल किया था और उन्हीं की मदद से उसने मिराई और साकी को खोज निकाला। मुकाटो को एक और गॉड कैंडिडेट की भी इंफॉर्मेशन थी। वो एक छोटा बच्चा था और वो उन्हें बताता है कि साथ मिलकर वो कैंडिडेट्स को भी ढूंढ लेंगे। वो सब मान जाते हैं और आगे का प्लान सोचते हैं। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि एक क्रिमिनल जिसको सीरियल मर्डर्स के लिए उम्र कैद हुई थी वो जेल से गायब है। उसे देखकर मुकाटो समझ जाता है कि उस क्रिमिनल को मेट्रोपोलिटन ने कंट्रोल किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।